गरीब बहू ने बदला करोड़पति ससुराल का होलिया। मल्होत्रा परिवार शहर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक था। मिस्टर राजेश मल्होत्रा के 3 होनहार बेटे, अमित जो कंपनी का एमडी था, वहीं रोहन ऑपरेशन हेड और कुणाल ने मार्केटिंग डायरेक्टर के पोजीशन को संभाल रखा था। इतना ही नहीं, करोड़पति परिवार और भी ज्यादा होनहार था। आइए उनके बिजनेस और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। जहां सुबह सुबह अमित अपना लैपटॉप लिए बड़ी सी शानदार डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। नौकर रामू एक एक करके प्लेट लगाता है। हाँ, सिंगापुर डील आज ही फाइनल होनी चाहिए। आई डोंट केयर। उधर से कुणाल हेडफोन लगाकर आता है। भैया, सुबह सुबह क्या ये सब लेकर बैठ जाते हो? बंद करो, ऑफिस जाकर काम करना। अरे तू पहले समय पर आया कर, और मुझे सिखाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बोल क्या दो, आपको तो मैं चुभने लगता हूं। कुणाल आंखें घुमाता है, प्लेट उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं डाइनिंग टेबल पर राजेश अखबार पढ़ रहा था और सविता भी वहीं खाना खा रही थी। अमित, तू शांत नहीं रह सकता थोड़ी देर? मुझे कुछ मत बोलो माँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो फालतू में स्टार्ट किया। अरे अब काम छोड़कर खाना भी खा ले, कुछ गलत तो नहीं कहा ना उसने? पापा आप मेरी टेंशन मत लो, मैं खाना खा लूंगा। ऐसे ही ऑफिस नहीं चलता, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उसकी तरह नहीं चल रहा हो। बस करो तुम दोनों। कृतिका, अपनी भाभी को नीचे ला ब्रेकफास्ट के लिए। ओके माँ। ये सब रिया अपने फैशन स्टूडियो से देख रही होती है। घर के एक बड़े हिस्से में रिया का बेहद शानदार फैशन स्टूडियो होता है और गुस्से में वो अपने असिस्टेंट से बोलती है, मुझे घर के ड्रामे से मतलब नहीं, मेरा शो इम्पोर्टेंट है। तुमसे काम हो क्यों नहीं रहा है सुनिधि? फटाफट इसे करो, और ये डिजाइन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, चेंज द पैटर्न। उसी समय कृतिका अंदर आती है। भाभी, मम्मी बुला रही है नाश्ते पर। टेल हर आई ऑलरेडी एट। ये सुनकर कृतिका वहां से निकलकर आह भरती है। इस घर में कोई किसी के साथ नहीं खाता। माँ, भाभी बिजी हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट करो। मुझे जितना खाना था खा लिया। कृतिका अपना बैग और लैपटॉप उठाकर एनजीओ चली जाती है। तब राजेश भी फ्रूट्स खाकर, आजकल घर में शांति है या कहूं सन्नाटा है। किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग काम में व्यस्त हैं। मैं भी चलता हूं, मेरी भी मीटिंग है। अब तुम मेरे साथ चाय पी लो, तुम भी चल दिए। सविता, तुम्हें भी तो अपनी CSR विंग में जाना है, जहां गरीब औरतों को तुमने सिलाई मशीन रोजगार दे रखा है। अरे तुम भी अपने काम पर ध्यान दो, और मैं भी। और जब साथ कोई बैठता नहीं है तो मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो? ये कहकर राजेश मल्होत्रा चला जाता है। तब सविता भी आवाज देकर नौकर को बुलाती है। जी मालकिन। रामू, मैं अपनी फैक्ट्री जा रही हूँ, मेरा खाना पैक कर दो। लेकिन मालकिन, आपने चाय तो पी नहीं। कोई बात नहीं, अकेले ही अपनी फैक्ट्री में जाकर चाय नाश्ता कर लूंगी। तुम खाना पैक करो। और यामिनी ने पूरे घर में सफाई की है या नहीं? अरे बस मालकिन, उसने सारी जगह साफ कर दिया। आखिरी झाड़ू आपके कमरे में ही लगा रही है। उसके बाद आपने कहा था ना, पूरे हवेली के पर्दे, सोफा कलर सब कुछ बदलना है, तो वो करेंगे। ठीक है। फिर नौकर रामू उसका खाना पैक कर देता है, जिसे लेकर सविता चली जाती है। काफी सारे बढ़ाते हैं उसकी फैक्ट्री में सिलाई कर रही थी। वहीं सविता के कमरे में झाड़ू लगाने पर यामिनी को 5,000 रुपए मिलते हैं। अरे मोरी मैयारी, मेरी तो लॉटरी लग गई। इन पैसों में मैं न जाने क्या क्या कर सकती हूँ। कैसे अमीर लोग हैं ये, जिन्हें अपने पर्स से पैसे गिरने का भी कुछ पता नहीं चलता। खैर, हम जैसे नौकरों के भी मजे हैं। अरे क्या बात है, मेरी यामिनी आज कौन सी लॉटरी लगी है? पूरे 5,000 की। और हमसे ये कोई पूछने वाला भी नहीं है। करोड़पति लोगों के 5,000 गायब हो जाए तो इन्हें क्या ही पता चलेगा। हाँ ये तो है, आज हम अच्छे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे और कपड़े भी खरीदेंगे। और क्या। पैसे छुपाकर दोनों नौकर घर का काम करने लगते हैं। रात का खाना बनाकर जल्दी छुट्टी करके अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वाह रामू जी, मजा आ गया। आज पहली बार मैंने क्रीम मलाई चाप खाई है। बाहर आकर देखते हैं अगली बार क्या हाथ लगेगी। वैसे हमें कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। हाँ ये तो है। दिन गुजरते हैं। घर पर राजेश की बड़ी बहन रश्मिका आती है। उसके माथे पर मोटी सी बिंदी, गले में बहुत सारे आभूषण और चेहरे पर तेज था। नौकर नाश्ता रखते हैं। और बड़ी बहन, कैसा हुआ तुम्हारा आना? बस आ गई यहाँ पर। तुम लोगों से काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि घर पर रुकते कहाँ हो। कोई अपने बिजनेस में होता है, कोई अपने बिजनेस में होता है। तुम सबके सब करोड़पति अपना काम करते हो, घर पर कोई नहीं रहता। ये घर तुमने नौकरों के लिए बनवाया था ना? ऐसी बात नहीं है जिज्जी, आप शायद कुछ कहना चाहती हैं, साफ साफ कहिए ना। यही कह रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है रोहन की, अब शादी कर दो। घर में दूसरी बहू लाने का टाइम आ गया है।
हाँ, ये तो अच्छी बात है। जी, मैं अभी रोहन के लिए कोई अच्छे घर की लड़की ढूंढता हूँ। आखिर अपना रोहन स्मार्ट जो है। हाँ, एक अमीर घर की लड़की ढूंढ लो तो वो भी घर आकर बिजनेस करने लगेगी तुम्हारी ही कंपनी में, ठीक है? अरे बुड़बक, कोई सुशील संस्कारी लड़की लिया जो इस घर को संभाले, और ऐसी लड़की एक गरीब घर की ही मिल सकती है। माफ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन गरीब घर की लड़की ऐसे करोड़पति ससुराल में कैसे आ सकती है? कहीं वो ऐसी वैसी निकली जो पैसे लेकर भाग जाए? हाँ जीजी, और वो हमारे खानदान से मैच भी नहीं कर सकती। जरूरी नहीं है तुम जैसा सोचो वैसा ही हो। गरीब घर की लड़कियों को अपनी हदें पता होती हैं, और जिसको मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी है। ये देखो फोटो, इसी लड़की को अपने घर की बहू बनाओ। राजेश अपनी बड़ी बहन से फोटो लेकर देखता है। वैसे दिखने में तो ये लड़की बहुत सुशील लग रही है। तो जी तय हुआ, हमारी रोहन की शादी इसी से होगी। हाँ, मुझे भी लड़की पसंद है। लेकिन इस बात से रिया खुश नहीं होती, और कुछ ही दिन में रोहन की शादी चंचल से हो जाती है। इसके बाद सविता चंचल का चांदी की थाली से आरती कर गृह प्रवेश करती है। फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है, जहां कोई भी परिवार वाला एक्साइटमेंट नहीं दिखाता। ये बात चंचल को बहुत अजीब लगती है। ये ससुराल वाले तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे जैसे किसी स्कूल के सब प्रिंसिपल हों, कोई हंसता ही नहीं है। मैं तो अंगूठी जीतने पर जोर से उछलती, लेकिन इन लोगों को देख हिम्मत ही नहीं हो रही। सन्नाटा सा छाया हुआ है। माँ जी, रस्म हो गई है तो अब हम सब जा सकते हैं अपने कमरे में। न्यू डिजाइन्स भी फाइनल करना है मुझे सोने से पहले। मुझे भी न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं। मुझे भी जाना है। एक एक करके सब अपने कमरे में चले जाते हैं। चंचल भी चुपचाप सो जाती है। अगले दिन पहली रसोई का खाना बनाती है तो नौकर सब्जी काटने में मदद करते हैं। अरे छोटी मालकिन, आप ये सब्जी हमें दे दो, हम काट देते हैं। हाँ छोटी मालकिन, अरे आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? मैं कर देती हूँ ना, मेरी पहली रसोई है। अरे छोटी मालकिन, इतना तो करना ही पड़ेगा हमें, ये हमारा काम है। अच्छा ठीक है, आप सब्जी काट दीजिए जब तक मैं चावल पूड़ी बना रही हूँ। चंचल बाकी का खाना बनाती है तो दोनों पति पत्नी हंसते हुए चुगली करते हैं। रामू जी, घर में नई बहू आ गई लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। अमित साहब तो जा चुके हैं और कृतिका भी अपनी नई भाभी को बिना भाव दिए एनजीओ चली गई। ये तो कुछ भी नहीं है यामिनी, देखना जल्दी नई बहू इस बड़ी सी हवेली में बोर हो जाएगी। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? काम कीजिए ना। कैसे नौकर हैं? मेरे सामने ही मेरे ससुराल वालों की चुगली कर रहे हैं। सॉरी छोटी मालकिन। कुछ ही देर में चंचल सारा खाना तैयार करके बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। 7:30 हो रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। रामू काका, आप सबको लेकर आइए ना। जी छोटी मालकिन। रामू काका के कहने पर बाकी के लोग आ जाते हैं। अरे बहू, ये सब क्या है? इतनी जल्दी सुबह उठ के तुमने खाना क्यों बनाया? नौकर है ना? पापा जी, आज मेरी पहली रसोई थी ना, इसीलिए मैंने सबके लिए खाना बनाया। बैठ जाइए ना आप सब। बहू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब खा पाऊं, लेकिन ये लो तुम्हारा शगुन, तुमने इतनी मेहनत जो की है। पापा, मेहता साहब से डील करना है, चलिए। और रोहन भैया आप भी। हाँ, मैं भी चलता हूँ। अरे बहू ने इतने प्यार से खाना बनाया, सब जा रहे हैं, तू तो कम से कम बैठ जा। रिया बहू बैठ जाओ। अब कौन सा डिजाइन फाइनल कर रही हो? माँ जी, आई हैव सो मच वर्कड। शादी के चक्कर में वैसे भी अपने स्टूडियो में ध्यान नहीं दे पाई हूँ। मुझे जाना होगा, आप एंजॉय करो। जेठानी जी, मैंने बहुत प्यार से सबके लिए खाना बनाया, आप थोड़ा सा खा लीजिए। वैसे भी आपका इसी घर में तो स्टूडियो है। चंचल, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन मेरे पास सच में टाइम नहीं है। और घर के अंदर स्टूडियो, इसका मतलब ये तो नहीं मैं आलसी बन जाऊँ। तुम तो हाउसवाइफ बन गई हो, लेकिन मैं वर्किंग हूँ। एक एक करके सब चले जाते हैं। बस टेबल पर सविता, रश्मिका और रोहन ही बचते हैं, जिन्हें चंचल खाना परोसकर खिला देती है। फिर बुआ सास चंचल को सोने के कंगन देती है। बहू, तुम्हें हैरानी हो रही होगी, लेकिन तुम्हारी पहली रसोई के लिए कोई नहीं बैठा। लेकिन चिंता मत करो, एक दिन सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। वो क्या है ना, बिजनेस इतना बड़ा है कि उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं समझ सकती हूँ बुआ जी, ये लो, इसे पहन तो लो। शुक्रिया बुआ जी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे बहू, रख लो, ये घर की परंपरा है। बहू की पहली रसोई बनने पर उसे तोहफा दिया जाता है। वैसे तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। हाँ चंचल, मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मटर पनीर, छोले चावल बहुत अच्छे लगे, लेकिन अब मुझे अपने काम पर जाना होगा। चलता हूँ। नमस्ते बुआ, बाय माँ। रोहन चला जाता है। बहू, मेरा भी चलने का वक्त हो रहा है, मैं जाती हूँ। तू अपना ख्याल रखना, तुझे ही इस घर को संभालना है। जी बुआ जी। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। बहू, इस घर में सबका अपना अपना व्यापार है। तुम्हारी जेठानी फैशन डिजाइनर है और मैंने भी गरीब महिलाओं के लिए सिलाई मशीन की फैक्ट्री खोली हुई है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। अब तुम घर संभालते हुए बोर हो जाओगी। बड़े वाले टीवी चला लेना, नहीं तो मेरे कमरे से लैपटॉप ले लेना। हरी माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? मैं घर की सफाई करूंगी ना, इसमें ही मेरा टाइम पूरा हो जाएगा।
तुम कितनी प्यारी हो बहू, लेकिन ये सब काम घर के नौकर करते हैं। तुम आराम से बैठो, आखिर करोड़पति ससुराल की जो बहू हो। और अगर कोई पड़ोसी आ गया, उसने देख लिया तो क्या बोलेगा, नई बहू काम कर रही है। अरे माँ जी, अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। सच में जीजी, आप बहुत अच्छी संस्कारी बहू लेकर आई है मेरे घर में। मैं तो यही चाहती थी। एक एक करके सब चले जाते हैं। चंचल बैठे बैठे बोर हो जाती है तो अपने सुंदर से करोड़पति ससुराल को निहारने लगती है, जहां सबका कमरा बहुत बड़ा और शानदार था। हर तरफ झूमर और सेंटेड कैंडल के स्टैंड थे। खूबसूरत महंगी विदेशी पेंटिंग्स थीं। सच में मेरा ससुराल इतना ज्यादा करोड़पति होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोमबत्तियों से भी खुशबू आती है, ये तो मुझे आज पता चला। और ये बाहर की पेंटिंग भी काफी महंगी है। अरे गार्डन एरिया में जाती हूँ, फिर छत पर जाऊंगी। चंचल हवेली से बाहर निकलकर गार्डन में जाती है, जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे। बीच में फाउंटेन था, साथ में सुंदर सा डाइनिंग था नाश्ते के लिए, और एक प्यारा सा झूला जिस पर चंचल झूल रही थी। अरे वाह, मुझे तो किसी पार्क जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो यही मस्ती कर सकती हूँ। चंचल फाउंटेन के पास जाती है तो कुछ पानी की बूंदें उसके चेहरे पर आ जाती हैं। अरे वाह, पानी की बूंदें भी गुदगुदी दे रही हैं। अरे मैं तो भूल गई, छत पर भी जाना है। चंचल छत पर जाने के लिए रामू काका से पूछती है, अरे छोटी मालकिन, आप ज्यादा कितना सीढ़ियां चढ़ोगी? यहाँ पर 2-2 लिफ्ट लगी हुई हैं। आप इस वाली में चली जाओ, 6 नंबर का बटन दबाना, आप छत पर पहुंच जाओगी। सच में रामू काका, शुक्रिया। चंचल लिफ्ट से छत पर जाती है। वो भी खूब सुंदर बना हुआ था। देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये छत है। यहाँ पर भी गार्डन जैसा एरिया बना हुआ है। इतना सुंदर घर है, लेकिन बहुत सन्नाटा सा है। सब लोग साथ होते तो कितना अच्छा लगता। हफ्ता भर गुजर जाता है। चंचल को अपने ससुराल में अकेला महसूस होता है, क्योंकि सब लोग अपने काम में बिजी रहते थे, तो वो घर के छोटे मोटे साफ सफाई के काम करने लग जाती थी। एक दिन नौकर को शाम को जाते टाइम झूले में महंगा वास डालते हुए देख लेती है। रामू, तुम्हें पता है ये जो हम लेकर जा रहे हैं पूरे 20,000 रुपए का है। इससे तो बेचकर फास्ट होटल में खाना खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। अरे जल्दी चलो, छोटी मालकिन को मैं बोल कर आ गया हूँ कि हम जा रहे हैं और वो अंदर हैं। दोनों फुसफुसाकर चोरी कर कर जा रहे होते हैं, लेकिन चंचल सब देखकर रोक लेती है। तुम लोगों को मैं बेवकूफ दिखाई देती हूँ क्या? चुपचाप से वो निकाल कर रख दो जो तुमने चुराया है, वरना पुलिस कंप्लेन करूंगी तो पता चल जाएगा। फिर खाना जेल का 5 स्टार खाना। यामिनी खाने से वापस वास को निकाल देती है और दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कोई हमें देख नहीं रहा है। हाँ मालकिन, माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। और बड़े मालिक को बताइएगा भी मत। ठीक है, मैं इस बार जाने दे रही हूँ, अगली बार से ऐसा कुछ मत करना। तब दोनों चले जाते हैं। अगले दिन चुपचाप जाकर काम करते हैं। चंचल फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और कोई ना कोई बहाने से चला जाता है। कृतिका, मैं तुम्हारे लिए चटपटा उपमा बनाई हूँ, खाओ ना। माँ जी पापा जी तो चले गए, कम से कम आप ही नाश्ता कर लीजिए। दीदी, आज आपको थोड़ी देर बैठना ही होगा। ठीक है भाभी, मुझे दे दो। ये बहुत बोरिंग नाश्ता है चंचल, 2 स्पून रख दो, इतना कह रही हो तो खा ही लूंगी। भाभी, मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, आप मुझे जूस दे दो, मैं पी लूंगा। ये लीजिए देवर जी। जी आप। नहीं, मुझे नहीं खाना, फिर किसी को मेरे काम करते करते खाने से दिक्कत हो जाएगी। माँ जी, आपकी बात तो सब मानते हैं, आप ही बुला लीजिए। प्लीज मॉम, डोंट इंसिस्ट मी। बहू, मैं कुछ नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत खाकर बाकी के लोग भी खिसक जाते हैं। चंचल उदास हो जाती है। कैसे हैं सबके सब एक साथ बैठकर खाना जानबूझकर नहीं खाते, या काम का प्रेशर ही बहुत है। कब से मेरा मन है कि अपनी फैमिली के साथ डिनर करूं, लेकिन ये लोग मौका ही नहीं देते हैं। कभी डिनर में खाकर आ जाते हैं, कभी ब्रेकफास्ट से पहले चले जाते हैं, और लंच तो हो ही नहीं पाता है, और संडे का दिन भी नहीं देते हैं। चंचल झूठी प्लेट उठाकर रसोई में रखने जाती है कि नौकरों की बात सुनती है। अरे कल तो यामिनी बाल बचे हैं। अच्छा हुआ छोटी मालकिन हमारी बातों में आ गई, और वो बड़े मालिक मालकिन को नहीं बताएंगी। हाँ, बात भी तो देती है, कौन विश्वास करता, क्योंकि यहाँ के तो कैमरे भी खराब हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। पर अब नहीं, मुझे घर वालों को भी नौकरों के बारे में बताना होगा। अगले दिन चंचल नौकरों पर ज्यादा ध्यान देती है तो देखती है कि नौकर बिस्तर के नीचे ही कूड़ा डाल देते हैं। हर जगह धूल मिट्टी होती है। तब चंचल दोनों के सिर पर खड़ी रहकर घर करके कोना साफ करवाती है और एक शाम सारे कैमरे ठीक करवा देती है। तब ससुर, अरे बहू, कैमरे तो ठीक थे, तुम ये सब क्या करवा रही हो? पापा जी, अगर कैमरे ठीक होते तो मुझे सही क्यों करवाना पड़ता? इतना बड़ा घर है, मैं हर जगह नजर नहीं रख सकती, इसीलिए अब ये काम आएगा। ठीक है पापा जी, कल संडे है, कल हम सब बाहर पिकनिक पर चले। कब से आप सब साथ में नहीं बैठे हो, मैं सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ।
चंचल बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा टाइम बिताने के चक्कर में हम लाखों रुपए का नुकसान तो नहीं कर सकते ना। कितने सारे मजदूर काम पर आते हैं, हमारा काम बेकार हो जाएगा। और तुम्हारी जेठानी को कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की ड्रेस तैयार करनी होती है। बहू, हम सब कभी भी संडे को घर पर नहीं रहते हैं। तभी अमित के फोन पर एक मजदूर का कॉल आता है जो गिड़गिड़ाकर छुट्टी मांगता है, लेकिन अमित देता नहीं है। फिर राजेश के कहने पर छुट्टी दे देता है। जेठ जी, रविवार को तो सबकी छुट्टी का और आराम करने का दिन होता है। अगर इंसान 30-31 दिन काम करेगा तो आराम कब करेगा? आपको छोटे गरीब मजदूरों को समझना चाहिए ताकि वो भी अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और आप भी। चंचल, तुम्हें इस परिवार में आए हुए महज 15 दिन हुए होंगे और तुम अपनी राय देने लग गई। मेरी बात आप सबको बुरी लगे तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां भी संडे को छुट्टी रखती हैं। राजेश, बहू ठीक बोल रही है। हम अपने किसी भी वर्कर को संडे को छुट्टी नहीं देते हैं। कम से कम हफ्ते में उन्हें एक दिन तो मिलना चाहिए और हम सबको भी एक साथ बैठने का मौका मिल जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है माँ। जो कभी नहीं हुआ वो हो पाएगा क्या चंचल? कोशिश वही की है। अगले संडे को चंचल रसोई में अलग अलग चीज बनाती है और बालकनी में सुंदर सा ब्रंच रेडी करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। कोई नहीं बैठता, और अगर सविता भी बच्चों को साथ लाने की कोशिश करती है तो कोई उसकी बात भी नहीं मानता। और एक बार फिर वो नौकरों को पैसे चुराते हुए रिकॉर्ड कर लेती है। अगले संडे चंचल झूठा मैसेज भेजकर संडे सबको इकट्ठा कर लेती है, जहां उसने बहुत सारी खाने पीने की चीज बनाकर तैयार कर रखी थी। ये सब क्या है? तुमने हमें एक साथ क्यों बुलाया? मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? चंचल, अब तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए ऑफिस का काम छोड़ना पड़ेगा। तुम जानती नहीं हो, शहर में हमारा बहुत बड़ा नाम है। भैया, इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए तो इकट्ठा करना ही होगा ना। ऐसे बुलाया, उसके लिए सबको सॉरी। अरे क्या बात है बहू, ठीक से बताओ। और ये प्रोजेक्टर क्यों लगा रखा है? आप सब अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए। चंचल जैसे प्रोजेक्टर ऑन करती है तो वहां रामू और यामिनी की चोरी करने की सारी हकीकत सामने आ जाती है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? इन दोनों ने हमारे घर में चोरी करी। इन दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। 1 मिनट देवर जी, माँ जी, पापा जी, अब हैरान होने से क्या फायदा? ऐसा इन नौकरों ने बहुत बार किया होगा। मैं जब नई नई आई थी तब ये सबकी चुगली करते थे और एक बार तो बहुत महंगा वास लेकर जा रहे थे, और ये कैमरा खराब होने की डंके की चोट पर कर रहे थे। इसीलिए मैंने कैमरा ठीक कराया। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब घर में अपने ही साथ नहीं बैठते तो गैरों को मौका मिल ही जाता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, हम बेपरवाह हो गए हैं तो वो तो ये सब करेंगे ही। चलो आज हम सब साथ बैठकर खाना खाएं। सविता, रिया, अब से तुम दोनों भी ऑफिशियल संडे की छुट्टी दे दो। जी ठीक है। सविता और रिया कॉल करके संडे की छुट्टी दे देती है, जिससे उनके वर्कर खुश हो जाते हैं और वो भी शानदार ब्रंच चंचल के साथ करते हैं। सब साथ बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं। भैया, सुबह से छुट्टी पर हूँ और आप भी। अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? मैं तो तीनों को परेशान करूंगी। मुझे तो तू बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगी। अरे छोटी मैं हूं ना, तेरे साथ रोहन भैया को मैं तेरे साथ परेशान करूंगा। अजी, चंचल बहू ने आज वो कर दिया जो मैं कुछ समय से नहीं कर पा रही। आज सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हाँ सविता, ये तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। बड़े साहब, हमारी तनख्वाह की तारीख आ गई। आप दे देते, घर पर बहुत कम है, किराया भी देना है। लेकिन मुझे तो लगता है यहाँ से बहुत कुछ चोरी करके तुमने काफी कर्ज खत्म कर लिया होगा। अब सैलरी किस चीज की तुम दोनों को? क्या लगा था कि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारी बहू घर में रहती है और सब हमने अपनी आंखों से देख लिया है। दोनों नौकर स्क्रीन पर अपनी चोरी की फुटेज को देखकर शर्मसार हो जाते हैं और राजेश, सविता उन्हें काम से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। फिर सविता के हाथ का खाना खाते हैं। अरे ये तो माँ के हाथ का खाना है। मुझे तो बचपन की याद आ गई। मुझे भी भैया। माँ जी, आपके हाथ की बनाई दाल तो सच में बहुत टेस्टी है। मुझे अपने हाथ के छोले भटूरे भी बनाकर खिलाइए ना, मुझे वो भी बहुत पसंद है। ठीक है बहू, मैं हफ्ते में 1-2 बार तो अपने हाथ का खाना बनाकर तुम सबको जरूर खिलाऊंगी। शुक्रिया चंचल बहू, तेरे आने से घर के हालात ठीक हो रहे हैं। अरे माँ जी, बेटी को शुक्रिया मत कहिए। सब कुछ ठीक था, लेकिन चंचल ये नहीं जानती थी तीनों भाई में ऑफिस के काम को लेकर प्रतिस्पर्धा होती थी, जिससे एक बार तीनों भाई घर पर लड़ लिए और राजेश को भी जिम्मेदार ठहराया। शाम को चंचल ससुर को राय देती है। बहू, तुम इन सब पचड़ों में मत पड़ो। सॉरी पापा जी, मैं आपकी परेशानी कम करना चाहती थी। आप एक बार कोशिश तो कीजिए ऑफिस में ना जाने की। तीनों आपको ही पुकारने लगेंगे। चंचल की बात मानकर राजेश अगले दिन ऑफिस नहीं जाता और तीनों बेटों से काम नहीं संभालता। शाम को तीनों बेटे पिता के कदमों में पड़ जाते हैं। सॉरी पापा, हम तीनों को लगा कि हम अच्छे से काम संभालते हैं आपके बिना, लेकिन पिताजी हम गलत थे। आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिला पाए। अरे कोई बात नहीं बच्चों, मैंने तुम्हें माफ किया।
राजेश चंचल को देखकर मुस्कुराता है। कृतिका परेशान थी और रिया भी। रिया दीदी, कृतिका, आप दोनों क्यों परेशान हो? मुझे बताओगे प्लीज? आई नो आप समझते हो कि मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी, फिर भी। अरे भाभी, मेरे ई कॉमर्स का काम ठप हो गया। अब मेरे एनजीओ की औरतें क्या काम करके पैसे कमाएंगी, वही सोच रही हूँ। और ये देखो मेरे कितने प्यारे प्यारे डिजाइन हैं। 1 महीना लगा दिया और ये किसी को पसंद ही नहीं आया। बस इतनी सी बात। कृतिका दीदी, आपकी एनजीओ की लेडीज रिया दीदी के फैशन स्टूडियो में काम कर सकती हैं ना? दीदी जैसा बोलेंगी वो वैसा काम करेंगे। और रिया दीदी, अपने जज को इतना अच्छा डिजाइन दिखाया लेकिन कोई सॉलिड कहानी नहीं बताई। अगर आप गांव में जाकर पुरानी लेडीज से उनके तौर तरीके, डिजाइन और संस्कृति के बारे में बात करके पेश करेंगे, देखना जजेस आपको पसंद करेंगे। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया चंचल, थैंक्स। अगले दिन चंचल रिया को गांव में ले जाती है, जहां पुरानी औरतें अपनी साड़ी और डिजाइन के बारे में बताती हैं। उन्हें डिजाइन को दिमाग में रखकर रिया नई डिजाइन बनाती है और उसे बनाने में कृतिका की एनजीओ लेडीज मदद करती हैं। 1 हफ्ते में रिया अपने फैशन शो में उन औरतों को अपने और उनके बनाए डिजाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे जल्दी खुश हो जाते हैं और उसे अवार्ड देते हैं। अगर आज मुझे ये अवार्ड मिला है तो इसका श्रेय मैं अपनी देवरानी चंचल और उन गाँव की औरतों को समर्पित करती हूँ। थैंक यू जेठानी जी, लेकिन ये आपकी ही मेहनत है। चंचल घर में एक एक करके सबकी मदद करती हैं, सबके सोचने का तरीका बदल देती हैं। अब संडे के दिन सब मेल एक साथ अपनी महिलाओं के साथ खाना बनाकर छुट्टी एंजॉय करते थे। बिजनेस भी ऊंचाइयों पर जा रहा था, जिसका क्रेडिट तीनों भाई खुद को देने लगते हैं तो फिर से उनमें अहंकार आता है। कुणाल, रोहन, पियोन को बोल दो मेरे लिए चाय ले आए। आखिर इस डील को फाइनल करवाने में मैंने जान जो लगाई है। ओ भैया, ये डील आपने अकेले नहीं की, प्रोडक्ट पूरा तैयार होता है हम तीनों भाइयों की वजह से। हाँ भैया, इस दिल पर मेरा भी हक है ना कि केवल आपका। अगर मैं ऑपरेशन हेड नहीं करूंगा तो काम ही नहीं होगा। भैया ये मत भूलो कि आगे का मार्केटिंग प्रोसेस मेरा होता है। इस कंपनी की प्रॉफिट मेरी वजह से हुई है, ना कि आप दोनों की वजह से। दोनों भाई इतना लड़ते हैं कि बिजनेस को बेचने की बात करते हैं। इस बात से राजेश को हार्ट अटैक आ जाता है। तीनों भाई फौरन राजेश को अस्पताल में एडमिट करते हैं, जहां डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। घर के सारे लोग जमा हो जाते हैं। देखिए, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर आप लोग ऐसे ही स्ट्रेस दोगे तो उनका बचना नामुमकिन है। जितना हो सके खुश रहिए और साथ में रहिए। आप तीनों को समझ भी आ रहा है डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? अगर आप ऐसे ही लड़ेंगे तो पापा जी ठीक कैसे रहेंगे? एकता में ही बल होता है। अलग होने से दुनिया भी हंसती है, उन्नति होना तो बहुत दूर की बात है। बहुत सही बोल रही है बच्चों। सॉरी भाभी, हमसे गलती हो गई। तुम हमेशा से ठीक कहती थी। चंचल साथ हो नहीं, सबसे बड़ी एकता है। हम दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। तब तीनों भाई एक दूसरे से माफी मांगते हैं और कभी बिजनेस बेचने की बात नहीं करती। दोनों बहू मिलकर ससुर का ख्याल रखती हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो एक गेट टुगेदर पार्टी होती है, जिसमें राजेश बहू के सिर पर हाथ रखता है। बहू, तुम्हारे आने से इस करोड़पति ससुराल का हुलिया बदल गया। सिर्फ हालात नहीं, एक एक कोना भी। तुम्हारी सास तरस गई थी इस दिन को देखने के लिए, लेकिन तुमने सब ठीक कर दिया। और आज से इस घर की असली मैनेजिंग डायरेक्टर तुम हो। भाभी, आपके आने से हम सबका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आज की पार्टी आपके नाम। सब खुश होते हैं। गरीब बहू केक काटती है। सब हाथ पकड़कर गाना गाते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।